आपको अपने खाने की थाली में कभी नेचुरल गैस नजर नहीं आई होगी। फिर भी इस थाली के पीछे एक फॉसिल फ्यूल चेन छुपी है। आज हम इसी हिडन चेन का पीछा करेंगे। अनाज को फर्टिलाइजर्स चाहिए, फर्टिलाइजर को अमोनिया, और आज ज्यादातर अमोनिया फॉसिल फ्यूल से ही बनता है। इंडिया इसी फॉसिल फ्यूल की चेन को ग्रीन बनाना चाहता है। इसी शिफ्ट में गवर्नमेंट का 60,000 टन ग्रीन अमोनिया अवार्ड 52 रुपीस पर किलो पर एक लिस्टेड स्मॉल कैप को मिला। वो कंपनी हमारे एनर्जी सेक्टर की टॉप 30 की लिस्ट में भी आई थी और उसका नाम है ओरियाना पावर। पर अवार्ड सिर्फ पहला स्टेप है। क्या ओरियाना इस अवार्ड को शेयर होल्डर कैश तक ले जा पाएगी, वो भी जब FY26 में कंपनी की नेटवर्थ का 70% प्रोजेक्ट SPVs में इन्वेस्टेड था? ऐसे ही सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं और पता करते हैं कि ये कंपनी आज इन्वेस्टेबल है भी या नहीं, अपने खुद के स्केल फ्रेमवर्क से। मैं हूं अपूर्व राज, 2013 से मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। डेलॉयट, एशियन पेंट्स और अमेज़न के साथ इंडिया और दुबई में करीब 12 साल नौकरी करने के बाद मैं 2023 में फायर रिटायर हुआ और तब से एक फुल टाइम इन्वेस्टर हूं। मेरे साथ आप टिप्स नहीं, पूरा तरीका सीखेंगे। प्रॉम्प्ट टू प्रॉफिट में हम किसी स्टॉक को टिप की तरह नहीं, एविडेंस लेड केस स्टडी की तरह एनालाइज करते हैं। ओरियाना को सिर्फ प्रेजेंटेशन से नहीं, एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिटेड रिजल्ट्स, कॉन कॉल्स, एक्सचेंज फाइलिंग्स, क्रिसिल और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के सोर्स टैग से पढ़ा है। AI ने डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज किए। इंटरप्रिटेशन, वेरिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपकी इंडिपेंडेंट रिसर्च और रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। तो चलिए, ओरियाना करती क्या है, ये कंपनी के अपने डेक से पढ़ते हैं। ओरियाना खुद को पूरी रिन्यूएबल वैल्यू चेन की कंपनी कहती है। जनरेशन, स्टोरेज और कंजम्पशन। पहला, जनरेशन। ओरियाना अब तक 835 मेगावाट सोलर कैपेसिटी लगा चुकी है, और मेगावाट मतलब प्लांट की एनुअल कैपेसिटी, साल का एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं। इसके अलावा 700 मेगावाट सोलर अभी कंस्ट्रक्शन में है। स्टोरेज में 1000 मेगावाट आवर से ज्यादा की बैटरी लग रही है, जो दिन में जनरेटेड सोलर पावर को शाम तक स्टोर करके रखती है। कंजम्पशन साइड पर 60,000 टन सालाना ग्रीन अमोनिया का अवार्ड मिला है, लेकिन ये अभी सिर्फ एक अग्रीमेंट है। ये कंपनी के अपने नंबर्स हैं जिन्हें हम आगे जांचेंगे। FY26 में मैथन का फ्लोटिंग सोलर और प्रयागराज का ISTS प्रोजेक्ट बना। ISTS या इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम हाई वोल्टेज बिजली का इंटर स्टेट हाईवे है। प्रोजेक्ट इस ग्रिड से जुड़ता है, जिससे पावर स्टेट बॉर्डर्स के पार जा सकती है, बट ग्रिड ओरियाना का एसेट नहीं है। फिर केरला के कन्नूर एयरपोर्ट में कारपोर्ट सोलर बना। गुआना के एयरपोर्ट से पहली इंटरनेशनल एंट्री हुई और राजस्थान का पहला ग्रुप कैप्टिव प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अब दो कॉन्सेप्ट्स समझते हैं, क्योंकि ओरियाना दो तरह से पैसा कमाती है और दोनों का कैश फ्लो अलग है। पहला EPC है, प्लांट कस्टमर का होता है और ओरियाना को माइलस्टोन्स पर पेमेंट मिलता है। दूसरा IPP है, प्लांट ओरियाना खुद ओन करती है और पैसा सालों में बिजली बेच कर आता है। यही अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि ओरियाना दोनों लेन्स में एक साथ काम करती है। ओन्ड एसेट्स का पैसा जल्दी नहीं आता, इसलिए कंपनी उन्हें बेचकर कैपिटल वापस निकाल रही है। FY26 में रेवेन्यू 1814 करोड़ रुपीस था, पिछले साल से 84% ज्यादा। 5 साल में सेल्स 121% CAGR से बढ़ी है और प्रॉफिट 148% CAGR से बढ़ा है। लेकिन उसी बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स 671 करोड़ हैं और वर्किंग कैपिटल वही कैपिटल इंटेंसिटी दिखाता है। 3 क्लेम्स हम आगे टेस्ट करेंगे। सोलर डिलीवर्ड है, बेस अंडर एग्जीक्यूशन है, अमोनिया सिर्फ अवॉर्डेड है। और जो MOU हजारों करोड़ को दिखाते हैं, वो अभी ऑर्डर नहीं है। ये फर्क याद रखिए। अब स्केल के 5 पिलर्स खुलेंगे। पहला सवाल, ओरियाना बूम की बेनिफिशियरी है या सीजनड ऑपरेटर? पिलर S खोलते हैं। सवाल सिर्फ कंपनी की एज का नहीं, क्या एग्जीक्यूशन रिपीटेबल और इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल है? स्मॉल बट सीजनड का मतलब लिस्टिंग एज नहीं, टीम ने कितने साइकिल्स देखे, क्या बिल्ड किया और डिलीवरी का प्रूफ कहां है। मार्च तक 835 मेगावाट से ज्यादा डिलीवर हो चुका था। Q1 FY27 में 130 मेगावाट्स और एग्जीक्यूट हुआ और 700 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं। फ्लोटिंग सोलर, ISTS वर्क, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स और हाइब्रिड दिखाते हैं कि एग्जीक्यूशन एक टेम्पलेट तक लिमिटेड नहीं है। अब गेस कीजिए, एम्बिशियस टारगेट और एक्चुअल डिलीवरी कितने क्लोज निकले होंगे? मैनेजमेंट ने माना कि FY26 का लगभग 1 गीगावाट टारगेट थोड़ा शॉर्ट रहा। कैपेबिलिटी प्रूवन है, लेकिन टारगेट डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक नहीं माना जा सकता। और 2500 मेगावाट से ज्यादा की सोलर पाइपलाइन आगे का काम अभी से दिखा देती है। मैनेजमेंट के अपने शब्दों में, ये पाइपलाइन हर रोज बढ़ रही है। स्टेट अप्रूवल्स, ग्रिड रेडीनेस और कमिश्निंग डिलेज रिपीटेबिलिटी को क्वार्टर से क्वार्टर शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन प्रूफ स्ट्रांग है, फ्रिक्शन रियल है। एविडेंस लेजर में 3 सपोर्ट और 1 कॉशन है। डिलीवर्ड बेस और आगे की पाइपलाइन दोनों सपोर्ट हैं।
सिर्फ FY26 टारगेट डिसिप्लिन मॉनिटर करनी होगी। एविडेंस लेड सिंथेसिस में एस वर्डिक्ट सॉलिड है, एग्जीक्यूशन सीजनड है, लेकिन टारगेट्स अग्रेसिव हैं। बिल्ड गेट ग्रीन रहेगा। अगला पिलर पूछेगा, बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या डिमांड और प्रॉफिट पूल दोनों स्ट्रक्चरल हैं? पिलर सी, डिमांड का रनवे कितना स्ट्रक्चरल है एंड वैल्यू कौन रिटेन करेगा? सोलर सिर्फ दिन में बनता है और दोपहर में जरूरत से ज्यादा बन जाता है। शाम को सोलर जीरो हो जाता है, लेकिन डिमांड तब सबसे ज्यादा होती है। इसी गैप को बैटरी भरती है, दिन की एक्स्ट्रा बिजली स्टोर करके। जितना सोलर बढ़ेगा उतनी ही बैटरी की डिमांड और टेंडर्स बढ़ेंगे। FY25 रिपोर्ट इंडिया का 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट साइट करता है। स्टोरेज के लिए 5400 करोड़ VGF और 30 गीगावाट आवर सपोर्ट भी बताया गया है। VGF मतलब वायबिलिटी गैप फंडिंग। सरकार प्रोजेक्ट की लागत और एक हिस्सा ग्रांट से देती है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी महंगी है और शुरुआती प्रोजेक्ट्स खुद से वायबल नहीं होते। गार्डरेल पर रुकिए। नेशनल पॉलिसी ओरियाना का रेवेन्यू टैम या ऑर्डर बुक नहीं, ये मार्केट ओशियन है, कंपनी ओनरशिप नहीं। सेकी यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक सरकारी कंपनी जो रिन्यूएबल ऑक्शंस करती है, इसलिए उसका रिजल्ट एक ऑफिशियल और प्राइस रिकॉर्ड होता है। सेकी की ऑक्शन लिस्ट में ओरियाना का नाम है और उससे डिमांड कागज पर पक्की हो जाती है। मैनेजमेंट ने अपनी BESS बिड लगभग 2.16 लाख बताई, जब मार्केट बिड्स करीब 1.46 लाख तक गई। डिमांड रियल हो सकती है, लेकिन अग्रेसिव बिडिंग इकोनॉमिक्स कंप्रेस कर सकती है। मैनेजमेंट का वॉक अवे डिसिप्लिन पॉजिटिव कंट्रोल का सिग्नल है। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, मॉड्यूल प्राइसेस, डॉलर और ALMM रूल्स बिडिंग अजम्पशंस बदलते हैं। टेलविंड डिमांड पुश करता है, इनपुट्स मार्जिन पुल बैक कर सकते हैं। एविडेंस लेजर में 4 सपोर्ट और एक कॉशन है। स्ट्रक्चरल नीड स्ट्रांग है, पॉलिसी सपोर्ट विजिबल है, ऑफिशियल अवार्ड रियल है, लेकिन प्रॉफिट पूल कॉम्पिटिटिव है। एविडेंस लेड सिंथेसिस, सी वर्डिक्ट स्ट्रांग है, स्ट्रांग डिमांड, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स। अब सवाल बदलता है, मार्केट विजिबल है, लेकिन ओरियाना ने कितनी अपॉर्चुनिटी जेन्युइनली कैप्चर की? पिलर ए, अपॉर्चुनिटी हेडलाइन नहीं, मार्केट से कलेक्टेड कैश तक कितनी जर्नी प्रूवन है। सबसे ऊपर मार्केट बड़ा दिखता है, सबसे नीचे कैश छोटा निकलता है। बीच का हर स्टेप अपना प्रूफ मांगता है। क्रिसिल की इस लाइन पर ध्यान दीजिए। 31 मार्च 2026 ऑर्डर बुक 6,612 करोड़ था। FY26 रेवेन्यू के लगभग 3.6x। ये नंबर विजिबिलिटी देता है, बट कैश नहीं। ऑर्डर टाइमिंग, एग्जीक्यूशन और कलेक्शन अभी प्रूव होने हैं। कंपनी 700 प्लस मेगावाट सोलर और 1000 प्लस मेगावाट आवर बेस अंडर एग्जीक्यूशन बताती है और पाइपलाइन बेस केस नहीं है। ग्रीन अमोनिया अवार्ड ऑफिशियल है, लेकिन फाइनेंस, लैंड पावर लिंकेज, कंस्ट्रक्शन, कमिश्निंग और प्रोडक्शन अभी ओपन क्वेश्चंस है। इसलिए अवार्ड ऑप्शनैलिटी से ऊपर है, डिलीवर्ड अर्निंग से नीचे। अगला प्रूफ फाइनेंसिंग और डेटेड कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन होगा। अब एक्टिस कैपिटल रिसाइकलिंग टेस्ट। एंटरप्राइज वैल्यू को शेयर होल्डर कैश मत समझिए। ऑफिशियल फाइलिंग 123 करोड़ और 70.5 करोड़ के डिस्क्लोज्ड कंसिडरेशन अमाउंट्स दिखाती हैं, कंडीशंस और एडजस्टमेंट्स के साथ। मैनेजमेंट ने माना कि 238 मेगावाट ट्रांजैक्शन FY26 से आगे खिसक गई। क्लोजिंग डेट और एक्चुअल कैश रिसीट डिसाइसिव प्रूफ होंगे। डील तब स्ट्रॉन्गर मॉडल बनेगी जब रिलीज्ड इक्विटी नए प्रोजेक्ट्स फंड करे, रिटेन्ड ऑब्लिगेशंस क्लियर हों और रिसाइकलिंग रिपीट हो। एविडेंस लेजर में 3 सपोर्ट और 2 कॉशंस हैं। ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन और ऑफिशियल अवार्ड विजिबल हैं। मॉनेटाइजेशन और फ्रंटियर डिलीवरी अभी इनकम्प्लीट है। ए वर्डिक्ट सॉलिड है, अपॉर्चुनिटी साफ दिख रही है, लेकिन मॉनेटाइजेशन अभी अधूरी है। पिलर एल का स्टेज 1 खोलते हैं। लीडरशिप को पर्सनालिटी से नहीं, डेटेड प्रॉमिस वर्सेस प्रूफ लेजर से जज करते हैं। ओरियाना 2013 में 3 इंजीनियर्स ने शुरू की थी और तीनों के पास अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं। रूपल गुप्ता कमर्शियल और ऑपरेशन संभालते हैं, परवीन जांगरा टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन, और अनिरुद्ध सरास्वत स्ट्रेटजी और कैपिटल। ये सब पब्लिक सोर्सेस से हैं, एनुअल रिपोर्ट, DRHP और उनके अपने इंटरव्यूज। एक इन्वेस्टर को ये खुद सुनना चाहिए। पॉजिटिव सिग्नल, मैनेजमेंट ने अनइकोनॉमिकल बेस्ट बिड्स चेज नहीं किए, वॉल्यूम के बदले सर्वाइवल और रिटर्न डिसिप्लिन चूज किया। काउंटरवेट, एनालिस्ट मीट क्वेश्चन अर्लियर 100% पैड ग्रोथ गाइडेंस के अगेंस्ट FY26 में 59% डिलीवरी का गैप रिकॉर्ड करता है। एक्टिस डिले कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, कॉन्टेक्स्ट मिस को एक्सप्लेन कर सकता है, मिस को इरेज नहीं करता। फाउंडर टीम के टेक्निकल, कमर्शियल और बिजनेस रोल्स रेलेवेंट हैं। FY26 स्टैट्यूटरी ऑडिट ओपिनियन अनमॉडिफाइड था। सपोर्टिंग एविडेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है, लेकिन अग्रेसिव एक्सपेक्टेशन को फ्यूचर डिलीवरी से टेस्ट करना फिर भी जरूरी है। स्टेज 1 रीड, केपेबल एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन्ड बिडिंग, एम्बिशियस एक्सपेक्टेशंस।
अभी लीडरशिप स्कोर नहीं, एक्सटर्नल कंट्रोल्स बाकी हैं। अब कंपनी के डॉक्यूमेंट से बाहर चलते हैं। क्या कंट्रोल्स एम्बिशन के साथ स्केल हुए? लीडरशिप का इंटरनल केस हमने देखा। अब स्टेज 2 में 4 एक्सटर्नल मॉनिटर्स को एक एक करके एक्टिवेट करते हैं। मॉनिटर 1 पर जून मैनेजमेंट लैंग्वेज रफली 40 से 50% सीएजीआर ग्रोथ डिस्कस करती है, जबकि जुलाई क्रिसिल FY27 रेवेन्यू ग्रोथ 8 to 12% प्रोजेक्ट करता है। लेकिन पीरियड्स, बेसेस और डेफिनेशंस एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रूव नहीं हुए, इसलिए ये मिसलीडिंग गाइडेंस की फाइंडिंग नहीं बल्कि क्लैरिफिकेशन और फ्यूचर डिलीवरी का टेस्ट है। मॉनिटर 2 पर FY25 सेक्रेटेरियल ऑडिट प्रेफरेंशियल अलॉटी लॉक इन कंप्लायंस से रिलेटेड एक सेबी एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग डिस्क्लोज करता है। कंपनी ने रिस्पॉन्स सबमिट करने और कंप्लायंस मैकेनिज्म स्ट्रेंथन करने की बात कही। ये जेन्युइन कंट्रोल लैब्स है, फ्रॉड फाइंडिंग नहीं। अब रेकरेंस नेक्स्ट टेस्ट होगा। मॉनिटर 3 पर ट्रू आरी सूर्या के साथ अप टू 1350 करोड़ का एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन्वेलप अप्रूव हुआ, लेकिन अप्रूवल यूटिलाइजेशन नहीं होता और लार्ज लिमिट अपने आप अनफेयर ट्रांजैक्शन प्रूव नहीं करती। एक्चुअल बैलेंसेस, गारंटीज, प्राइसिंग और ऑडिट कमिटी रैशनल मॉनिटर करने होंगे। बैलेंस के लिए साइटेड बैलेट में प्रमोटर्स ने 0 वोट्स कास्ट किए और ओवरऑल सपोर्ट 85% रहा। एक रेजोल्यूशन को पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने अपोज भी किया। अप्रूवल प्राइसिंग फेयरनेस का फाइनल प्रूफ नहीं है। मॉनिटर 4 पर क्रिसिल ने 67 लाख एनसीडी इंटरेस्ट का 1 डे डिले रिकॉर्ड किया। साथ ही टाइमली इंस्ट्रक्शन, सफिशिएंट लिक्विडिटी और बैंकर साइड ऑपरेशनल इशू का कॉन्टेक्स्ट भी दिया। काउंटर एविडेंस भी मीनिंगफुल है। A- स्टेबल और A2+ रेटिंग्स रीअफर्म हुई, लिक्विडिटी हेल्दी डिस्क्राइब हुई और FY26 ऑडिट ओपिनियन अनमॉडिफाइड था। क्रेडिट कंफर्ट इक्विटी इंडोर्समेंट नहीं होता, लेकिन यह एविडेंस वन साइडेड गवर्नेंस स्टोरी को जेन्युइनली बैलेंस जरूर करता है। रिव्यूड रिलायबल सोर्सेज में फ्रॉड या फंड डाइवर्जन स्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन गाइडेंस गैप, कंप्लायंस वार्निंग, रिलेटेड पार्टी स्केल और SPV कॉम्प्लेक्सिटी लीडरशिप को क्लीन पास भी नहीं देते। सारे 9 एविडेंसेस रिव्यू करने के बाद एल वर्डिक्ट मिक्स्ड है। लीडरशिप केपेबल दिखती है, लेकिन बिजनेस कंट्रोल इंटेंसिव नहीं है। येलो नॉट रेड। आपने नोटिस किया होगा, लीडरशिप पिलर में छोटी कंसर्न्स पर भी वर्डिक्ट मिक्स्ड रहता है। इसका मतलब लीडरशिप खराब है ऐसा नहीं, बस ये पिलर सबसे स्ट्रिक्ट लेंस डिजर्व करता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस गलत लीडर्स के हाथ वैल्यू डिस्ट्रॉय कर सकता है और बेसिक बिजनेस एथिकल शेयर होल्डर फर्स्ट लीडर्स के साथ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसलिए स्मॉल और माइक्रो कैप्स में हम लीडरशिप को 2 लेंस से टेस्ट करते हैं, कंपनी डॉक्यूमेंट्स और इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एविडेंस। अब फाइनल पिलर ई ये पूछेगा, रिपोर्टेड ग्रोथ के बाद शेयर होल्डर कैश कितना बचता है और करंट एंट्री कंफर्ट कितना स्ट्रांग है। अब आखिरी पिलर ई खोलते हैं। 3 चीजें देखेंगे, बिजनेस का साइज, कैश की क्वालिटी और प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स। FY26 में सेल्स 1813 करोड़ और प्रॉफिट 252 करोड़ रहा। बिजनेस बड़ा हुआ, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन 16% से घटकर 13.9% रह गया। 6 अगस्त 2026 के स्क्रीनर स्क्रीनशॉट में पीई लगभग 10.6 दिखता है। ये उस दिन का फोटो है, आज का नहीं। अब आप बताइए, अगर बिजनेस में आया कैश प्रॉफिट से ज्यादा हो तो क्या कैश क्वालिटी टेस्ट अपने आप पास हो जाता है? नहीं। ऑपरेशन से कैश 337 करोड़ आया, लेकिन उसमें 690 करोड़ का सहारा अभी ना चुकाए गए बिल से मिला। दूसरी तरफ कस्टमर से आने वाले पैसे और एडवांसेस ने कैश खींच लिया। मतलब कैश आया जरूर, पर उसमें टाइमिंग का बड़ा हाथ था। वर्किंग कैपिटल में उधार, एडवांसेस और दूसरे करंट एसेट्स काफी बढ़ गए। इसका सीधा मतलब है कि आगे और फंडिंग चाहिए होगी। अब IPP वाली मिनी कहानी देखिए। प्लांट बना, बिजली का रेवेन्यू आया और ऑपरेटिंग लेवल पर मुनाफा भी हुआ। फिर इंटरेस्ट आई। FY26 में IPP का रेवेन्यू 33 करोड़ था। इंटरेस्ट से पहले 4.26 करोड़ का फायदा था, लेकिन इंटरेस्ट के बाद 12.2 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये नंबर देखिए, 553 करोड़ यानी FY26 नेटवर्थ का 70.4% IPP प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ था। इसका मतलब है कि नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा हुआ है। ये कैपिटल इंटेंसिटी है, कोई गलत काम नहीं। सस्ता दिखने वाला PE अपने आप सेफ्टी नहीं देता। अगर प्रोजेक्ट लेट हो या इंटरेस्ट ही सारा मुनाफा खा जाए तो ये भी महंगा निकल सकता है। एक अच्छी बात भी है, क्रिसिल को उम्मीद है कि डेट 1.4x से नीचे रहेंगे और कैश पोजीशंस हेल्दी रहेगी। और एक बड़ी बात, हाई ग्रोथ सेक्टर और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी के साथ PE सिर्फ 11 के आसपास है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। अब तक का निचोड़, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, कैश पॉजिटिव पर टाइमिंग पर टिका है, वर्किंग कैपिटल भारी है, IPP इंटरेस्ट के बाद घाटे में है और प्रोजेक्ट्स कैपिटल मांग रहे हैं। सारे एविडेंस देखने के बाद ई का वर्डिक्ट मिक्स्ड है। ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कैश और एंट्री का कंफर्ट मिला जुला है। अब ओवरऑल व्यू और चेंज माई व्यू टेस्ट करते हैं।
ओरियाना के पास क्रेडिबल एग्जीक्यूशन है और जेन्युइन डिमांड रनवे है, लेकिन प्रूफ टू कैश जर्नी अभी इनकम्प्लीट है। फाइनल स्केल पैटर्न देखिए। एग्जीक्यूशन सीजनड, टेलविंड स्ट्रांग, अपॉर्चुनिटी विजिबल, लीडरशिप कंट्रोल इंटेंसिव है और इकोनॉमिक्स प्लस एंट्री मिक्स्ड है। मैं एक ओवरऑल स्कोर नहीं दूंगा क्योंकि 5 अलग आंसर्स को एवरेज करना असली पिक्चर को छुपा देगा। ग्रीन अमोनिया जर्नी ऑफिशियल अवार्ड तक प्रूवन है। फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन और शेयर होल्डर्स कैश भी अभी ओपन गेट्स हैं। कंपनी लेवल कैश में FY26 CFO पॉजिटिव था, लेकिन लाइबिलिटी टाइमिंग और वर्किंग कैपिटल एक्सपेंशन ने कैश क्वालिटी को मिक्स बनाया। पहला बॉक्स, व्हाट आई लाइक, 835 मेगावाट डिलीवर्ड, एक ही डिलीवरी डिसिप्लिन, ऑर्डर बुक 3.6x, ग्रीन अमोनिया अवार्ड और वैल्यूएशन सिर्फ 10.6x। दूसरा बॉक्स, व्हाट वरीज मी, नेटवर्थ का 70% SPVs में, रिसीवेबल 671 करोड़, IPP घाटे में और गाइडेंस मिस। तीसरा बॉक्स, नीड टू वेरीफाई, एक्टिस का कैश बैलेंस शीट पर CFO की क्वालिटी, IPP इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिटेबल और ग्रीन अमोनिया का कंस्ट्रक्शन। चौथा बॉक्स, चेंज माई माइंड, ऊपर एक्टिस कैश रिसाइकल हो और वर्किंग कैपिटल धीरे धीरे बढ़े, नीचे रिलेटेड पार्टी एक्सपोजर बिना इकोनॉमिक्स बढ़े या गाइडेंस फिर मिस हो। ये मैनेजमेंट गाइडेंस नहीं है, ये हमारे एविडेंस बेस्ड मॉनिटरिंग रूल्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मिटाती नहीं, लेकिन एक कंपनी स्पेसिफिक गलती का पोर्टफोलियो इम्पैक्ट कम करने में हेल्प कर सकती है। स्मॉल और माइक्रो कैप में एक ही स्टॉक पर सब कुछ डाल देना सबसे बड़ा रिस्क है, इसलिए मैं एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ, मान लीजिए 10 कंपनीज। सच ये है कि इनमें से कई कंपनीज ठीक से स्केल नहीं कर पाएंगी, लेकिन अगर 3 या 4 कंपनीज बहुत अच्छी चल जाती हैं तो वो पूरे पोर्टफोलियो को उठा लेती हैं। इसी वजह से पोर्टफोलियो का एवरेज बेंचमार्क से बेहतर हो सकता है। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन नंबर्स हैं, कोई वायदा या एक्सपेक्टेशन नहीं है। फुल डिस्क्लोजर, ये स्टॉक मैं खुद होल्ड करता हूं और अभी इस पोजीशन में लॉस में हूं। जो रिस्क रिवॉर्ड मुझे दिखता है उसके हिसाब से मैं इसे मीडियम से लॉन्ग टर्म होल्ड करने का इरादा रखता हूं, लेकिन मैं अपनी पोजीशन किसी भी दिन बदल सकता हूं और जरूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। इसलिए ये पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशन है, कोई बाई, सेल या होल्ड की सलाह नहीं। आपका व्यू किस प्रूफ से बदलेगा, कैश रिलीज, IPP प्रॉफिट, बेस्ट मार्जिन या अमोनिया कंस्ट्रक्शन? हमें कमेंट्स में बताएं। AI एविडेंस फास्टर ऑर्गेनाइज कर सकता है, सोर्स वेरिफिकेशन और जजमेंट इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फैसला आपका, बॉस आप हो। एक जरूरी बात, स्मॉल और माइक्रो कैप्स बहुत हाई रिस्क होते हैं। शार्प वोलेटिलिटी, लो लिक्विडिटी, बिजनेस फेलियर और गवर्नेंस प्रॉब्लम्स परमानेंट कैपिटल लॉस तक ले जा सकते हैं। हाई रिवॉर्ड पॉसिबल है, गारंटीड नहीं। कैपिटल लॉस भी हो सकता है। किसी टिप, दूसरे की रिसर्च या पोर्टफोलियो कॉपी करके इन्वेस्ट मत कीजिए। अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च, सूटेबिलिटी और रिस्क कैपेसिटी असेस कीजिए। जरूरत हो तो क्वालिफाइड एडवाइजर से सलाह लीजिए। रिसर्च का तरीका आप यहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन खरीदने या बेचने का फैसला सिर्फ आपका होगा। अगले एपिसोड में 2 कंपनी साथ आएंगी, पर नाम अभी नहीं बताऊंगा। दोनों एक ही बिजनेस में हैं और दोनों के पीछे वही सोलर टेलविंड है। एक इंडिया की सबसे बड़ी मॉड्यूल मेकर है और बहुत पुरानी कंपनी है, दूसरी उससे छोटी है लेकिन अपने हर रुपए पर ज्यादा कमाती है। तो सवाल सीधा है, बड़ा स्केल बेहतर है या बेहतर इकोनॉमिक्स? और हाँ, मैं ये भी बताऊंगा कि ये दोनों कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में हैं या नहीं। दोनों कंपनीज का नाम गेस कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए। ऐसे डिटेल डीप डाइव्स आगे भी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।